नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश के सियासी खिलाड़ी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। खास तौर पर हरियाणा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। तो समाजवादी पार्टी बसपा से लेकर चंद्रशेखर रावण की पार्टी तक अपने अपने खेमे चुनकर लड़ाई में उतर चुके हैं। कांग्रेस और एसपी के बीच हरियाणा में सीट शेयरिंग को लेकर खटपट की खबरों के बीच अखिलेश यादव का कुछ ऐसा बयान आया कि चर्चा शुरू हो गई कि हरियाणा के रण में अखिलेश यादव ने सरेंडर कर दिया क्या। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी को हराने और आईएनडीआईए गठबंधन को एकजुटता के लिए अखिलेश यादव त्याग की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस त्याग का हिसाब अखिलेश यादव 2027 के यूपी चुनाव में पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि अखिलेश यादव के लिए 27 में भी कांग्रेस जरूरी है। तो क्या त्याग की यही मजबूरी है। उधर विनेश और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ आरोपों को लेकर तीखे पलटवार किए हैं। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द महाबहस, पहले रिपोर्ट। हरियाणा के रण में यूपी के सियासी खिलाड़ी। चुनावी कुरुक्षेत्र में अखिलेश का सरेंडर। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो जो इंडिया गठबंधन है, जो विपक्ष है, वो एकजुट रहे। 2024 का त्याग, 2027 में कांग्रेस पर दबाव। भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मकता की राजनीति का अंत करने के लिए, सांप्रदायिकता जिस तरह से वो फैला रहे हैं उसका अंत करने के लिए और विभाजनकारी जो नीतियां अपना रखी हैं उसका अंत करने के लिए आज इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। अखिलेश बोले, सीट नहीं जीत जरूरी। कांग्रेस का पहलवान दाम, ब्रजभूषण का आरोप वाला वार। बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी। क्योंकि हमको जब बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। बीजेपी के खिलाफ राहुल के लिए अखिलेश का त्याग। और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख देते हैं। सवाल नंबर 1, चुनावी कुरुक्षेत्र में अखिलेश का सरेंडर। हरियाणा में उन्होंने कहा कि सीट जरूरी नहीं है, जीत जरूरी है। तो आखिर इस सरेंडर के पीछे किस तरह की रणनीति है? क्या ये 2027 से जुड़ा हुआ है? करेंगे सवाल। 2024 का त्याग, 2027 में कांग्रेस पर दबाव। अब यहां कांग्रेस के सामने सीट नहीं मांगे तो अब ये इनडायरेक्टली कांग्रेस के लिए क्या मैसेज है कि 2027 में वो भी तैयार रहे, क्योंकि सीट जरूरी नहीं है, जीत जरूरी है। और सवाल नंबर 3, कांग्रेस का पहलवान दांव, ब्रजभूषण का आरोप वाला वार। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है और ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, उन्होंने किस तरह पलटवार किया, इस पर किस तरह की राजनीति चल रही है, होंगे सवाल। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। आलोक अवस्थी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, नाहिद लारी खान जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, पुनीत पाठक जी प्रवक्ता कांग्रेस, अनिल दुबे जी जुड़ गए हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता, और बलवंत तक्षक जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नाहिद लारी जी आपसे करते हैं। और जो सवाल भी हमने अभी दिखाया, जिस पर फोकस है आज की डिबेट, ये कि ये जो 2024 का त्याग है वो क्या कांग्रेस पर 2027 के लिए दबाव है, क्योंकि सीटें जरूरी नहीं है, जीत जरूरी है। आस्था जी, आप ठीक कह रही हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने आज सही बात कही है कि सीट की बात नहीं, जीत की बात है। यही सीट की बात नहीं, जीत की बात। अभी तो 2024 लोकसभा चुनाव हुआ था, तब भी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि बात सीट की नहीं, बात जीत की। उसी 2024 लोकसभा चुनाव में जिसमें मोदी जी को माननीय अखिलेश यादव जी ने पछाड़ दिया था, बीजेपी हो गई हाफ। खुद माननीय मोदी जी
हारते हारते बचे। 10 लाख वोटों से जीतने का दावा कर रहे थे, बमुश्किल तमाम 1.5 लाख वोटों से जीते, ये हार ही कहलाई जाएगी। तो तब भी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था। और इसलिए ये बात अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा की जनमानस भाजपा के भ्रष्टाचार, अत्याचार, जुल्म, जाति को 10 सालों से सहन कर रही है, अब उसको मुक्ति दिलाने का समय आ गया और ये मुक्ति समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ही दिलाएगी। वहां पर तो भाजपा ने हरियाणा में तो पहले ही हार मान ली, अपने 40 विधायकों का टिकट काट दिया, तो हार मान ली है बीजेपी ने। और ये समझिएगा कि ये 2 डिजिट नहीं कंप्लीट कर पाएगी, 2 फिगर तक नहीं जीत पाएगी बीजेपी। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी और भाजपा की बुरी तरह से हार होगी। अब आप ये समझिए कि आप जो बात करें विनीश फोगाट जी की और बजरंग पुनिया जी की, और जो बात कर रही है बीजेपी के जो दुराचारी है बृजभूषण शरण सिंह की, वो षड्यंत्र की बात करें तो हाँ भाई, बीजेपी षड्यंत्र करती होगी, घटिया घिनौनी राजनीति करती होगी। उसी घिनौनी घटिया राजनीति के चलते बीजेपी ने बंगाल में जो जज थे, जो ममता जी की सरकार के लिए रोज आए दिन टिप्पणी करते थे, उनका इस्तीफा दिलाकर उनको एमपी का चुनाव लड़ाया था। और राम रहीम के जो जेलर थे, उनको राम रहीम को पैरोल दिलाने में मदद की, उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता कर ली। तो इसलिए ये घिनौनी राजनीति बीजेपी आलोक अवस्थी जी, इसलिए इनको लगता है कि सब घिनौनी राजनीति। आलोक अवस्थी जी, अब आप ये समझिएगा ठीक है, किसका सियासी दांव ज्यादा मजबूत और पाक? ठीक है नाहिद लारी जी, नहीं आपको मैंने 1 मिनट दिया, मैं दोबारा आपको काउंटर का मौका दूंगी क्योंकि आपने सीरीज में कई पॉइंट्स का जिक्र किया, एक बार उस पर बात कर लेते हैं। बोलिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अति उत्साह में कितने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,50,000 से अधिक वोटों से जीते हैं, तो वो हारते बचे हैं। 1,70,000 से के आसपास अखिलेश यादव जीते हैं, तो उनकी बहुत बड़ी जीत हो गई है। तो अजीबोगरीब जो है सर्वेक्षण जो है प्रस्तुत किया है, कहाँ 240 वाली पार्टी और कहाँ 37 सीटों वाली पार्टी, उसकी हमारी जो है दहाई से थोड़ा सा आगे जरा सा इनकी सीटें हैं, तो इतना बड़ा हंसी का मजाक बना कर रखा हुआ है। हमने तो देखा है अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश के चुनावों में किस तरह से अखिलेश यादव का बयान आया था। महाचालू पार्टी उन्होंने जो है कांग्रेस को कहा था, कांग्रेस के लोगों ने उनको रात को 12 बजे 1 बजे तक जो है घर के दरवाजे में बैठा कर रखा था, टिकट के बजाय अंगूठा दिखा दिया था। अखिलेश यादव उसके बाद चिल्लर पार्टी और चिरकुट अध्यक्ष को चिरकुट बताते हुए घूम रहे थे। मुझे लगता है कि हरियाणा में शायद उनको पहले से ही कह दिया गया था कि यहाँ दिखाई मत पड़िएगा। तो मैं ढूंढ रहा हूं कि इंडिया अलायंस हरियाणा में है कहां पर। आम आदमी पार्टी भी वहां पे टिकट सीटें मांग रही थी, आज हम सुन रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का भी जो है गठबंधन नहीं हो रहा है। तो खाली जहां पे कांग्रेस का बहुमत होता है या कांग्रेस जहां पे लड़ रही होती है, वहां पे कोई अलायंस नहीं होता है। सिर्फ अलायंस का बहाना जो है अन्य राज्यों में होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि त्याग का सारा दारोमदार जो है वो अलायंस पार्टियों पर डाल दिया जाता है और कांग्रेस हर स्टेट में हर चुनाव में केवल क्रीम चाहती है। नाहिद लारी जी, उसके बाद में बाकी पैनलिस्ट का रुख करूंगी। नहीं, अब आप ये समझिए आस्था जी, लोग जीतने के लिए ललायत होते हैं, बीजेपी में होड़ मची है, हारने के लिए ललायत हैं। वहां लोग हारने के लिए बीजेपी में आ रहे। 3 दिन पहले ज्वाइन किए हुए लोगों को टिकट दे रही है बीजेपी। इतनी कमजोर हो गई है बीजेपी कि वहां जो लोग अभी 2019 के चुनाव में इनको कोसते थे, इनके खिलाफ लड़े। नाहिद लारी जी, ये बताइए 24 का त्याग, 24 का त्याग क्या 27 का दबाव है? ये सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आज तो सपा ने त्याग कर दिया, लेकिन अब कांग्रेस पर ये दबाव हो गया 2027 के लिए कि उसको भी ऐसी सोच रखनी होगी। नहीं, देखिए अभी तो 27 चुनाव कहाँ आप इंतजार कर रही है? 25 में मध्यवर्ती चुनाव हो जाएगा, मिड टर्म पोल हो जाएगा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव, बीजेपी पूर्णता आउट हो जाएगी यहाँ उत्तर प्रदेश से भी। और अखिलेश यादव का असर उनके प्रवक्ताओं में भी आ गया है। शेख चिल्ली के सपने अखिलेश यादव भी देखते हैं और वही जो बातें कर रही नाहिद लारी जी। सीटें कम हुई है भाजपा की, लेकिन सरकार चल रही है अलायंस के साथ, मेजोरिटी से चल रही है सरकार। मध्यावधि चुनाव जैसी बातें मत करिए। अरे अभी आस्था जी, अभी क्या कोई तर्क, कोई आधार तो होना चाहिए ना। अरे सुनिए तो इम्पोर्टेंट बात, अभी तो 10 सेकंड इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, बाकी पहले से इंतजार कर रहे हैं। और सपने में क्या देखा था बताइए। नहीं ठीक है आलोक जी, बोले दीजिए, बात पूरी कर लीजिए। आलोक जी 10 सेकंड बात पूरी करने दीजिए, बोले नाहिद जी। अभी तो देखिए कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो ये 10 नंबर ही भाजपा पूर्णता इनका सफाया हो जाएगा, बुरी हार होगी। चलिए, आपको 10-10 की बात करनी थी, अब बस आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगा आप पता नहीं कौन सा तर्क लेकर आई हैं।
10-10 का जुमला गढ़ दिया आपने, ठीक है, बाकी पैनलिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। पुनीत पाठक जी हमारे बीच में, कांग्रेस प्रवक्ता। पुनीत जी बताइए, अब ये 2024 में तो त्याग कर दिया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन आप पर 27 के लिए दबाव बढ़ा दिया। अब आप भी तैयार रहिए, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं सीट जरूरी नहीं है, जीत जरूरी है। अब ये जिम्मेदारी आपको भी समझनी पड़ेगी। हम लोग तो बहुत पहले से इस बात को समझते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी पिछली बार कहा था और हमने करके भी दिखाया लोकसभा में, जहां जरूरत पड़ी हमने बड़ा दिल दिखाया। हरियाणा चुनाव में भी राहुल जी ने जब सीईसी की बैठक ली, उन्होंने बोला आम आदमी पार्टी को एडजस्ट कर सकते हैं तो आप लोग एडजस्ट करिए। समाजवादी पार्टी और भी जो पार्टियां हमारे साथ चुनाव लड़ना चाहती हैं मिलके, उन सभी के लिए दरवाजे खोले, उनसे बातचीत भी की। कांग्रेस बड़ा दिल दिखाने में यकीन रखती है और निश्चित रूप से इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए और मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो करना पड़ेगा, जो बन पड़ेगा, हम लोग अपनी तरफ से करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएंगे। फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ती है और बाहर से आए हुए 21 लोगों को टिकट वो लोग दे चुके हैं। लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है, तो उससे पता चलता है कि देश के बदलती हालात का पता भारतीय जनता पार्टी में भी नेताओं को लग चुका है। उन्हें विश्वास है कि उनके नेता नहीं जीत सकते हैं, इसलिए बाहर से लोगों को ला रहे हैं और अखिलेश जी ने बड़ा दिल दिखाया है। कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चलिए, स्वागत तो करेंगे आपकी कि आपको सीटें मिल रही हैं, उन्होंने सीटें छोड़ी हैं, लेकिन 27 में भी यही शब्द रहेंगे आपके, क्योंकि 27 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो वो अपने अनुपात में सीटें मांगेगी सपा। देखिए वो क्या करेगी, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे छोड़ दीजिए। हम लोग बैठ लेंगे आपस में। हम लोग लोकसभा में भी बैठे थे, हमने गठबंधन भी किया, चुनाव भी लड़े और भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश, यूपी में कुछ था ही नहीं, ना आपका ठीक से संगठन तैयार था। इतने उपचुनावों में कहीं कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आई। विधानसभा चुनाव के बाद आपका शीर्ष नेतृत्व कहीं यूपी में नजर नहीं आया। वहां तो आपको सरेंडर करना ही था, लेकिन अब आंकड़ा बदल गया है लोकसभा चुनाव के बाद में। तो यही जज्बा रहेगा ना 27 में आपका, आप लोग यूपी विधानसभा में बात करना चाहते हैं। अभी अखिलेश जी ने कहा तो आप लोग उनका सरेंडर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने सहयोग किया था, आप हमारा सरेंडर बता रहे हैं। आप प्रवक्ताओं की तरफ बात मत करिए। नहीं, प्रवक्ता नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो विश्लेषण है, ये तो विश्लेषण है। आप घबरा क्यों रहे पुनीत पाठक? आस्था जी सियासत में विश्लेषण होते हैं, आप अपना जवाब दे दीजिए। घबरा विपक्ष रहा है, कोऑर्डिनेशन देख के इंडिया का अलायंस का विपक्ष घबरा रहा है। अखिलेश जी ने मदद करने की बात की तो उनका सरेंडर बताने लगे, हम लोगों ने मदद की तो हमारा सरेंडर बताने लगे। देखिए, सरेंडर नहीं होता है यहाँ पे, ये एनडीए नहीं है जहाँ बीजेपी एकमात्र बड़े बड़े छत्रप की तरह बैठी हुई है और वो जो कहा जाता है कि हर ईंट ने गलत फहमी पाल रखी है, पूरी दीवार उसी ने संभाल रखी है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो भी सहयोगी दल है, जहां जरूरत पड़ती है बड़ा दिल दिखाते हैं। अखिलेश जी ने हरियाणा में बात की है, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी बात की थी और चिंता ना करिए, जब 2027 का जब चुनाव आएगा तो हम लोग बैठेंगे, मिलके फिर से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन से इस बार जब वनवास मिलेगा 15 साल बाद, तो बहुत लंबा मिलेगा। चलिए, ठीक है, बड़ा दावा आपका। अनिल दुबे जी हमारे बीच में है, आरएलडी के प्रवक्ता। अनिल जी, अब जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में विपक्ष पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हमारी एकता में कहीं से कोई फूट नहीं है और कितनी सीटें हैं, कौन कहां से लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, उस सब को लेके सब कुछ दुरुस्त है। तो ऐसे में उसका दावा है कि बात चाहे 27 की हो या अगले लोकसभा चुनाव की, ये गठबंधन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये ऐसे ही अटूट है और ऐसे ही चलने वाला है। देखिए आस्था जी, गठबंधन के बारे में अभी मध्य प्रदेश का उदाहरण आलोक जी दे ही रहे थे, तमाम उदाहरण उन्होंने दिए हैं। गठबंधन, हम लोग राष्ट्रीय लोकदल का एनडीए का पार्ट है, एनडीए के साथ हैं और 2027 तो अभी बहुत दूर है, 3 वर्ष हैं। 2027 के पहले अभी 10 उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इसमें समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का, इसी में जो है फैसला हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया है, इन्हें जनता के बीच में इनकी कितनी जो है स्वीकार्यता है। क्योंकि जो जिन मुद्दों को लेकर के लोकसभा के चुनाव में ये गए थे, वो मुद्दे अब नहीं हैं। उन मुद्दों को उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जान चुकी है कि अब वो मुद्दे जो संविधान की बात, आरक्षण की बात लेकर के ये जनता के बीच में गए थे, वो संविधान और आरक्षण का मुद्दा लोगों ने जान लिया कि ये झूठा था, ये दुष्प्रचार किया गया था। अब उन मुद्दों को लेकर के ये जब जाएंगे तो इनके पास और तो कोई मुद्दा नहीं है ना, क्योंकि संविधान की बात ये करें, आरक्षण की बात ये करें, किसानों की बात ये करें, तो जब ये सरकारों में थे, चाहे वो किसानों की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात हो,
जब 2011 में ये सरकार में थे तो क्यों नहीं उसको लागू कर दिया? जनगणना इन्होंने 2011 में इन्होंने क्यों नहीं उसकी जारी कर दी? आज इन्हीं मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच में जा रहे हैं ना। तो जब जनता जानती है कि जब आप लंबे समय तक सरकार में थे, आप उत्तर प्रदेश में और देश में रहे, आज ये बेरोजगारों की बात हो रही है। अगर इन्होंने अपनी सरकारों में बेरोजगारी पर ध्यान दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। विपक्ष में है तभी इन मुद्दों की बात करेंगे, जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो कितना ध्यान दिया। नायक जी को बहुत मौके दे रही, मुझे जब ये मुद्दों को लेकर के जब जिस समय आप सरकार में थे उस समय आपने कुछ नहीं किया, तो अनिल जी अब जब जवाब देने दीजिए। आप लोग किसानों की राजनीति करते हैं, जनता सिर्फ हंसने का काम करते हैं, जनता जानती है मुद्दे पर नायक लाली जी का जवाब बोलिए। नहीं देखिए, ये जो बात कर रहे हैं आरएलडी के प्रवक्ता, तो ये सब बातें कर रहे हैं 2011 की। अरे उसके बाद जो है 2024 में भी आपने गठबंधन करा, 2019 में आप गठबंधन में थे, 2022 के चुनाव में आप गठबंधन में थे, उससे पहले आप जो जीरो थे, समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़ा तो आपके 5-6 एमएलए आ गए और समाजवादी पार्टी की कृपा से आप राज्यसभा पहुंच गए। तो जब गठबंधन कर रहे थे 2011 के बाद तो 2022 आया, तब आपको नहीं होश आया कि किसान का मुद्दा और ये इसका मतलब। ठीक है, आलोक अवस्थी जी जवाब दीजिए। नहीं, अब इतनी जल्दी ना दीजिए। ठीक है नायक लाली जी, नहीं, मैंने आपसे पूछा कि मुद्दे वही हैं। सत्ता पक्ष में होंगे तो उसे किसी और लेंस से देखेंगे, विपक्ष में होंगे तो किसी और लेंस से देखेंगे। एंगल बदल देते हैं आप, एंगल बदल देते हैं। आपने भी सरकार चलाई है। अब जवाब सुनिए, आपने सवाल उठाया ना नौजवानों और किसानों का, अब आलोक अवस्थी जी जवाब देंगे, बोलिए। एक सेकंड रुक जाइए नाहिद जी, फिर मौका मिलेगा, बोलने दीजिए आलोक जी। एक सेकंड नाहिद जी, मैं फिर मौका दे दूंगी, लेकिन एक बार जवाब आने दीजिए। आप शांत होइए, नहीं आप शांत होइए, शांत होइए। कानून लेकर आए, 700 से अधिक ठीक है, चुनाव का भाषण नहीं है ना ये, चुनावी भाषण नहीं है ये नाहिद जी। जवाब दिया आपने, आलोक जी बोलिए। आलोक जी की आवाज जाएगी, आलोक अवस्थी जी की आवाज जाएगी। आस्था जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता अभी अब चिल्लिक सपने देख करके आते हैं। अभी दुबे जी कह रहे थे लोकदल के, तो ये पता नहीं कौन सी हंसी हंसने लगी एकदम से, मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सा मजाक दुबे जी ने कर दिया। आपको आईना दिखा रहे तो आपको हंसी आ रही है। आपने कहा कि भाजपा 10 नंबरी पार्टी है। अरे भाई 10 उपचुनाव हो रहे हैं, आपके पास 6 सीटें रही हैं। मैं मानता हूं कि लोकदल आपके साथ मिलकर के 22 में चुनाव लड़ी थी, वो भी 1 सीट आपके साथ पे पाई है। तो अभी आपको दूध पानी का पानी हो जाएगा, हैसियत मालूम पड़ जाएगी, राजनीतिक हैसियत क्या है आपकी समाजवादी पार्टी की यूपी के अंदर। दूसरी बात, मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप जो है हमको 10 नंबर ही बता रहे हैं। आप तो बलात्कारी वाली पार्टी है, नवाब यादव वाली ब्रांड की पार्टी है। कल यादव और खान जहां जुड़ जाता है वहां बलात्कारियों के साथ आप खड़े हो जाते हैं। एक बयान आपके नेता का नहीं आया बेशर्मी वाला, जो उन्होंने कहा था कि जो है नार्को टेस्ट कराइए और डीएनए टेस्ट कराइए एक बलात्कारी का। अब तो डीएनए टेस्ट मैच कर गया। शर्म नहीं आई आपके नेता को बात कहते हुए? अभी एक बयान एक बार आया अखिलेश यादव का या डिम्पल यादव का कि उस नवाब यादव को जो मैंने अपना प्रतिनिधि बनाया था और उसके साथ जो है हम खड़े थे, आपने गलत किया है। ठीक है, पुनीत जी, उसके बाद नाहिद जी और बलवंत अक्षर जी भी हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों 20-20 सेकंड में बात रखिए। पहले पुनीत जी, फिर नाहिद जी, बोले पुनीत जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो इस बात पे ना ही बात करें तो अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, अभी सिद्धार्थनगर का ताजा मामला हम लोग के सामने आया है। सामने उत्तर प्रदेश देश में आज अपराध के मामले में 1 नंबर से उतर करके 24वें स्थान पर पहुंच गया है। कांग्रेस की सरकार में और समाजवादी पार्टी में नंबर 1 पर था। उसके पहले में क्या हुआ, मुरादाबाद में क्या हुआ, लगातार प्रदेश में खबरें आ रही हैं जब तमाम महिलाओं के साथ छेड़खानी की। अभी नई रिपोर्ट सिद्धार्थनगर चाहिए और शर्मसार करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए और महिलाओं के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ना ही बोले तो अच्छा होगा। आस्था जी, ये जो सदस्यता अभियान बीजेपी का चल रहा है ना, दरअसल गुंडा जोड़ो अभियान चल रहा है। जो सदस्यता अभियान बीजेपी का चल रहा है ना, दरअसल बीजेपी का गुंडा जोड़ो अभियान चल रहा है। जिस गाड़ी में लगा है भाजपा का झंडा, उसमें बैठा है भाजपा का सबसे बड़ा गुंडा। अरे भाजपा वो कोई पार्टी है, दल है, गिरोह, ये गिरोह है, ये क्या है? बोलिए आलोक जी, बोलिए। नहीं, आप इतनी जल्दी बोलिए नहीं, आप नहीं, आप कोई फैक्ट तो रखिए। आप तो बस आरोप पे आरोप लगा रही हैं, कोई फैक्ट भी तो रखिए नाहिद जी। अब आप इस तरह की बात करेंगी, फिर उसका जवाब कोई और देगा। विषय से जुड़े हुए फैक्ट भी तो आए ना सामने। उत्तर प्रदेश के अंदर खुले कौन क्या है, कौन कैसा है, कौन क्यों है, सिर्फ इस पर डिबेट थोड़ी होती है। बोलिए आलोक जी। ठीक है नाहिद लारी जी, नाहिद जी होल्ड, प्लीज होल्ड नाहिद जी, बोलिए आलोक जी। देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश के अंदर चिल्लाइए मत नाहिद जी, चिल्लाइए मत, चीखने की आवश्यकता नहीं है।
समय पूरा मिल रहा है आपको। मैं अपनी बात बोलने दीजिए भाजपा को, आपने आरोप लगाया तो जवाब देने दीजिए उत्तर प्रदेश के उनको। अंदर समाजवादी आलोक जी की पार्टी आवाज के जाएगी। नेता जा करके अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाने के लिए बड़े गौरवान्वित होते थे, उसको बिस्कुट खिलाते थे। अतीक अहमद कौन था? जो सबसे बड़ा गुंडा था उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ जी ने उसको नेस्तनाबूद किया है। आज उसके तमाम प्रॉपर्टीज पर जो है अवैध कंपनी पे कब्जा करके हटाया गया है, वहां पे गरीबों के मकान बनाए गए हैं। ठीक है, बलवंत तक्षक जी भी हमारे बीच में। ओके आलोक जी, प्रदेश में आतंकवादियों वरिष्ठ के पत्रकार मुकदमे छोड़े जाते थे उत्तर बलवंत प्रदेश के तक्षक जी अंदर। भी हमारे बीच उत्तर में। प्रदेश ठीक के है अंदर आलोक जी, जो है आलोक जी, दंगे वाले करने वाले बात आ गई आतंकवादियों के मुकदमे बात आ छोड़े गई। गए। मैं वरिष्ठ अखिलेश पत्रकार को यादव चर्चा में लाना बलात्कारी चाहूंगी। खड़े हैं। बलवंत जी, मथुरा के अखिलेश अंदर यादव का ये कदम हाईकोर्ट के निर्देश और पर उनकी पुलिस ये गई, बात पुलिस गई। कि सीट जरूरी नहीं है, जीत जरूरी है। मतलब एक कहावत है ना कि आपको लंबी दौड़ लगानी है, लंबे क्षेत्र में जल्दी आगे बढ़ना है तो आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। क्या ये ऐसी ही रणनीति है? मैं आस्था जी आपसे यही कहूंगा कि हरियाणा में कांग्रेस सभी 90 सीटों पर अकेले अपने दम पर लड़ने में सक्षम है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं थी कि 5 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं और 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है। कांग्रेस 82 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अखिलेश यादव ने अगर मान लीजिए विड्रॉ कर लिया है और उनका ये मानना है कि जीत जरूरी है, तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव का ये जो बयान है ये 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हुआ होगा, ताकि इंडिया अलायंस के जो घटक हैं वो सब 2029 तक साथ रहें और इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे। मुझे लगता है हरियाणा में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बैकफुट पर है। लगातार 10 साल से सत्ता में थी, एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के प्रति 10 साल के राज में देखने को मिलती है और भाजपा के प्रति भी ऐसी देखने को मिल रहा है। और जैसे ही 90 में से 67 सीटों की घोषणा हुई तो धड़ाधड़ 2-3 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, 2-3 विधायकों ने इस्तीफे दिए, कुछ पूर्व मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, कुछ पूर्व विधायकों ने इस्तीफे दिए, पार्टी के पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए और दिल्ली हाईकमान से पार्टी को कहा गया कि जिस तरह की अब बगावत हो रही है उसको रोकने की कोशिश की जाए। अभी तो 23 सीटों की घोषणा और बाकी है। मुझे लगता है कि कुछ सीनियर नेताओं के अगर टिकट कटेंगे तो ये बगावत का सिलसिला अभी थमेगा नहीं। पार्टी इसको कैसे कंट्रोल करेगी, एक तो बात ये है। दूसरा, कई बार आस्था जी अगर पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं ना हो तो जिनको टिकट मिलने वाली होती है वो पीछे हटते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो हरियाणा इकाई के मोहनलाल बड़ोली, उन्होंने कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो पिछले लोकसभा चुनाव में वो ठीक है सर, लेकिन यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ 2027 में विधानसभा चुनाव है जो कि बहुत बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, इस लिहाज से कि विपक्ष उत्साहित है लोकसभा चुनाव में जो उसको रिजल्ट मिला है, उससे पहले उपचुनाव भी होना है। तो ऐसे में हरियाणा के अंदर ये जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में भी लड़ेगी, हरियाणा में भी लड़ेगी, वो सीटें चाहती है, वो अपने संगठन पर काम कर रही है बहुत वक्त से। तो ऐसे में एक कदम पीछे हट के ये बयान देना कि भाई सीटें जरूरी नहीं है, जीत जरूरी है, तो अब ये तो एक तरीके से सहयोगी दल पर भी दबाव हुआ ना कि 27 में आप भी तैयार रहिए क्योंकि यूपी की बारी है। देखिए, आज तक समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने उसका स्थान दिखा दिया है। कांग्रेस का स्थान मैदान से बाहर बैठाने का है और उनको बैठा दिया। दूसरी बात, वहां पे कांग्रेस में हुड्डा वर्सेस शैलजा चल रहा है। हुड्डा और शैलजा के बीच में जो है भयंकर मारकाट चल रही है, ये कांग्रेस का देख रहे हैं। और जहां तक की जो है कांग्रेस की सीटें आने बाकी है, वहां कितने इस्तीफे होंगे, कितने लोग जाएंगे, ये देखना पड़ेगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने हरियाणा को लूटा, हरियाणा लास्ट 1 मिनट है मेरे पास, पानी की व्यवस्था नहीं थी हरियाणा के, 1 मिनट है मेरे पास। भाजपा ने हर घर नल पहुंचाया है, पानी की व्यवस्था करी है, सिंचाई की व्यवस्था करी है, किसानों को सम्मान किया है। ठीक है आलोक जी, वहाँ पे हुड्डा ने वहाँ के दलित प्रदेश अध्यक्ष को मंच से ढकेल दिया था। पुनीत जी बोलिए, पुनीत जी, कांग्रेस के पुनीत जी बोलिए, अपने प्रदेश अध्यक्ष का हाथ तोड़ करके मंच से ढकेल दिया था। मुझे लगता है पर आज तक इंतजार करने की जरूरत है। किसान हरियाणा में ना घुस पाए, उसके लिए बॉर्डर पे कीलें लगाई है इन लोगों ने। किस तरह से किसानों से को कुचलने वाले नेता के मंत्रिमंडल में इन्होंने रखा, किस तरह बीएचयू से बलात्कारियों को जमानत मिलने पे विधायक उनको माला पहना रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जारी नहीं करी है, हमने तो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर हम काम कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को आप लोगों ने सम्मानित किया है, हमने उनको सम्मानित किया, हमने उनको जो है भारत दिया। देखिए कुछ सेकंड्स का वक्त बचा है, आप लोग क्लैरिटी से अपना अपना रिमार्क विषय पर अपनी अपनी बात रख दीजिए। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मजाक उड़ाया आप लोगों ने। ठीक है आलोक जी, नायब लारी जी 10 सेकंड।
नाहिद लारी जी 10 सेकंड, फिर अनिल दुबे जी। 10 साल से भाजपा सरकार में है, अभी तक स्वामीनाथन रिपोर्ट का लागू नहीं कर पाए, अभी तक उस पर काम नहीं कर रहे। अरे किसान विरोधी पार्टी है, ये कोई गिरोह, ये गैंग है किसान। ठीक बात है, ठीक बात है, और अच्छी होती है अगर आपने ये सवाल कांग्रेस से भी पूछा होता। ठीक बात है, अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी कुत्ते बिल्ली के मरने पर संवेदना व्यक्त की जाती है। एक सेकेंड, आलोक जी और नाहिद जी, अनिल दुबे जी बोलिए। हरियाणा में किसान आक्रोशित है, नाहिद जी एनर्जी बचा लीजिए, मंच पर काम आएगी, बात आ गई, डिबेट में बात आ गई। अनिल जी बोलिए। जब किसान आंदोलन कर रहे थे हम लोग विपक्ष में थे और ये लोग भी विपक्ष में थे। किसानों के आंदोलन की बात ये कर रहे हैं, किसानों के आंदोलन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहाँ थी? किसानों के आंदोलन को लड़ने का काम, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम माननीय जयंत चौधरी जी ने किया, हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने किया, और ये तीनों कानून जो है वापस हुए। जब हम विपक्ष में थे तो हम किसानों के लिए लड़ते थे, संघर्ष करते थे, और आज हम सरकार के साथ हैं तो हम किसानों की मांगे दूसरे तरीके से पूरी करा रहे हैं। वार्ता करके चलिए, समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है, डिबेट मुझे यही क्लोज करनी है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के सियासी खिलाड़ी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं, खास तौर पर हरियाणा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। ऐसे में एसपी बीएसपी से लेकर चंद्रशेखर रावण की पार्टी तक अपने अपने खेमे चुनकर लड़ाई में उतर चुके हैं। जंग दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इससे संदेश निकलेगा। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।